नमस्कार दोस्तों, माधव पहाड़ एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से मतलब ओपिनियन लिया गया था कि भाई इतिहास के सीरीज़ के अलावा, इकोनॉमिक सर्वे के सीरीज़ के अलावा एक और सब्जेक्ट मतलब एडिशनल में सब्जेक्ट हम लोग शामिल करें तो कौन सा करें। बहुत सारे बच्चों ने छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट कहा है, 70 से 80% स्टूडेंट ने। विभिन्न प्रकार के ज़िले से भी बच्चों ने छत्तीसगढ़ को ही चूज़ किया है और बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिन्होंने संविधान का है। तो मेजॉरिटी जो है वो छत्तीसगढ़ में आती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जब आती है तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का सीरीज़ हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है या फिर जनजातियाँ हैं, हम उसके बारे में आज छत्तीसगढ़ के ट्राइब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के ट्राइब हैं या जो जो उनकी भी मूल विशेषताएं हैं, हम क्या करेंगे, उन ट्राइब्स के बारे में आज स्टडी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इतना आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि जो दीपक सर पढ़ा रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दीपक सर आप लोगों को सारे सेगमेंट को यहाँ पे कवर कराएँगे। तो बहुत ईमानदारी से हॉनेस्ट होकर के करना, क्योंकि आपको पता है एक क्लास लेने में कम से कम 3 घंटा देना पड़ता है। सबसे पहले 1 से 1.5 घंटा उसको पढ़ना पड़ता है, दिमाग में रटना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। दूसरी बात, ये बिजली-विजली का या लाइट का वैसे तो मेरा कोई सेटअप है नहीं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को अंधेरा मत हो या दिक्कत मत हो। लेकिन आप लोग कुछ मैनेज करते हो, कुछ मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा सा तो कोई कोचिंग वाला या पैसे लेके तो मैं कर नहीं रहा हूँ। छोटा-सा मतलब मैं सेटअप से आप लोगों का जुगाड़ से मैंने इसको चालू किया है। इसमें 2 बातें मायने रखती है, एक पढ़ने वाला जुनूनी हो, दूसरा पढ़ाने वाला जुनूनी और ईमानदार हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएँगे। आज से जनजाति या छत्तीसगढ़ का सीरीज़ स्टार्ट आप लोगों की सेवा में, ठीक। तो चलो हम छत्तीसगढ़ की जनजाति को कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ की जनजाति को मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति को समझने के पहले सबसे पहले यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जनजाति जो शब्द है वो कहाँ से आया है। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा जनजाति जो शब्द है उसका चर्चा किस पुराण में या किस ग्रंथ में या किस साहित्य में है। आपको जनजाति को जानने के पहले जनजाति को दिमाग से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप दिमाग से कनेक्ट करते हो, दिमाग से उसको जोड़ते हो, तो आप उसे कभी नहीं भूलते हो। दूसरी बात, आपको जनजाति को जानने के पहले यह बताना चाहूँगा कि जनजाति जो है वो कौटिल्य के या चाणक्य के, ठीक है, जनजाति जो है कौटिल्य के या चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका चर्चा है। अब कैसा चर्चा है, अब दिमाग में यह बैठाइए कि चाणक्य ने एक समाज वर्ग के बारे में चर्चा किया था, एक समुदाय के बारे में अर्थशास्त्र में चर्चा किया था। वो समुदाय था, कौन सा समुदाय था, दिमाग में दौड़ाव बताया था, आर्टविक समुदाय। कौन सा समुदाय था, आर्टविक समुदाय। अब आपको दिमाग में यह रखना पड़ेगा, उन्होंने अर्थशास्त्र में कहा था कि जो आर्टविक समुदाय है, ठीक है, आर्टविक जो समुदाय है वो जुझारी होते हैं, ठीक, जुझारू होते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक है। तो जब बात आती है किसके, तो कौटिल्य के, कौटिल्य जो था, कौटिल्य उसके अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक आर्टविक जनजाति के बारे में चर्चा है। आर्टविक जनजाति के बारे में चर्चा है। कौटिल्य बोलते हैं कि जो आर्टविक जो जनजाति था वो जुझारू प्रकृति का था। कैसा था, जुझारू प्रकृति का चर्चा होता था। ये बहुत जुझारू होता था, और ये उस समय कहना चाहिए कि जो जंगल में जो राजा महाराजा होते थे, जो वहाँ राज्य करते थे, प्रशासन को संभालते थे, उनका सेवा करता था, ठीक है, उनका सेवा करता था। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एक जनजाति समुदाय के बारे में और इन्होंने बात किया, तो वह समुदाय जो था आर्टविक के अलावा आरण्यक,
आरण्यक समुदाय। आरण्यक जो समुदाय थे ये उतने जुझारू प्रवृत्ति के नहीं थे, उनको क्या कहा, सामान्य जनजाति कहा। क्या कहा चाणक्य ने, आरण्यक को सामान्य जनजाति कहा। ठीक है, और जनजाति जो है ना, उसको वो अरण्यक का मतलब ये हुआ, अरण्य में वो निवास करते थे। कहाँ पे, वनों पे निवास करते थे। और जो आटविक था वो वनों पे तो करते थे, साथ ही साथ में कुछ जैसे कि जो राजा महाराजा थे उनके सेना उना में या सेवा के कार्य में वो थे। तो आटविक शब्द जो है वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जनजाति की तरह कार्य करते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि है आज के जनजाति की तरह है। ये कहाँ पता चला हमको, चाणक्य के अर्थशास्त्र में पता चला, या कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त तीनों एक ही है, इतना हमको पता चल गया। अब मैं आपको कुछ बताना ये चाहूँगा कि जो जनजाति है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति क्या है। 2011 में छत्तीसगढ़ में जो जनजाति थी वो कितना था। तो ये तो हमने बेसिक शब्द जान लिया कि भाई एक रचना में इसका चर्चा है ना, इतना हमने जान लिया और हमको पता भी चल गया। ठीक है, तो इतना हमारे दिमाग में मतलब घुस गया ये चीज़ कि भाई इसका चर्चा किसी जगह पे आता है, किसमें, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब हम आते हैं कि जब 2011 में जनगणना हुआ था, ठीक है, 2011 में जब जनगणना हुआ था तो जो भारत में जो जनजाति थे ये 10.42 करोड़ जनजाति थे। कितना थे, 10.42 करोड़ में थे। ये किस में थे, 10.42 करोड़ में थे। ये इतना जनजाति हमारे पास था। और प्रतिशत में भारत के कुल जनसंख्या के प्रतिशत में 8.61% इसकी जनसंख्या थी एसटी की प्रतिशत में। देखिए 2011 में भारत में कितना करोड़ थे, 10.42 करोड़ या 10.42, ठीक है, करोड़। प्रतिशत में 8.61% इनका था। ठीक, दूसरी बात, ये तो हमने भारत के संदर्भ में बात किया। किसके संदर्भ में बात किया, तो हमने इसको भारत के संदर्भ में बात किया। ठीक, अब लेकिन हम छत्तीसगढ़ राज्य के व्यापम के एग्ज़ाम की या फिर सरकारी पीएससी की या फिर किसी डिपार्टमेंट या संस्था की तैयारी जब करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी कितना प्रतिशत है, कितनी जनसंख्या है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में 2011 में जब जनगणना हुआ तो जनजातियों का जो संख्या था वो था 78,22,902, इतना ये जनसंख्या था इनका। और प्रतिशत में अगर बोला जाए तो प्रतिशत में आपको छत्तीसगढ़ में इन सीजी प्रतिशत में कितना था, तो ये 30.6% था। 30.6% था। कई जगह 60 भी लिखते हैं, 6 लिखते हैं, या 2 भी लिखते हैं, 6 2 भी लिखते हैं और 6 शून्य भी लिख देते हैं, है ना, 60 या 62 भी लिख देते हैं। 30.62% इतना छत्तीसगढ़ में जनसंख्या इनका था। अब हम जब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया एसटी के बारे में। एससी कितना था, एससी छत्तीसगढ़ में कितना था, तो ये तो हमने देखा भैया ये किसके बारे में है, एसटी के बारे में है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। एससी कितना था, तो एससी को आपको याद रखना है। तो एससी जो है या अनुसूचित जो जाति जो लोग थे उनका जो जनसंख्या था वो था 32,74,269 इतना। और प्रतिशत में कितना था, प्रतिशत में तकरीबन ये जो एससी समुदाय था वो उस समय 11 में 12.82% था। और उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 12% रिजर्वेशन था। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो एससीओं का जो आरक्षण है छत्तीसगढ़ में वो 13% कर दिया गया है, क्योंकि लमसम में 8.2 बराबर 8.2 लिखा है ना, मतलब एक ले ली है डेसिमल वैल्यू को। तो एससी का आरक्षण इतना है। और छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए जो 30.62 था 2011 में, उसका आरक्षण वर्तमान में 32% है। इनका जो आरक्षण है वो कितना है, तो 32% है। ठीक, इतना हमको बेसिक तो पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 242 के तहत छत्तीसगढ़ में
कितने एसटी को शामिल किया गया है तथा उनका कितना उपजातीय है। तो हमको देख रहे हैं अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 342 के तहत छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के जनजाति को, कितने प्रकार के जनजाति का जो समूह है, जनजाति एसटी जनजाति शामिल है। तो 42 प्रकार का जनजाति जो समूह है, मेन जनजाति जो है शामिल है ना। 42 एसटी समूह इसमें शामिल है, जिसकी उपजातियां अगर देखें सारे उपजातियों को मिला करके कितनी उपजातियां हैं तो 161 उपजातियां हैं इसकी। छत्तीसगढ़ में कितनी उपजातियां हैं तो 161 इतना उपजातियां था किसमें 2011 के जनगणना के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये इतना है ये हमको कैसे पता चला। ठीक है, हमने जनगणना तो किया लेकिन कुछ तो आधार हमने माना होगा, कुछ तो आधार मतलब हमारे दिमाग में आया होगा। तो वो आधार क्या हो सकता है? तो वो जो आधार था वो आधार बनाया किसको याद होगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है ना, पुनर्गठन जो एक्ट है उसी को आधार माना। किसको? सन 2000 में जो एक्ट बना उसमें देखा गया कि उस समय इतनी जनजातियां जो है इस क्षेत्र में है और इतनी उपजातियां हैं, उसको इन्होंने क्या माना? आधार माना। ठीक, तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अब थोड़ा सा और हम लोग जाते हैं कि एसटी के लिस्ट में जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन जो है पहले नंबर पे है, कौन आखिरी नंबर पे है, ये हमको जानना है। जो सरकार जो लिस्ट जारी की थी, केंद्र सरकार ने जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लिस्टिंग किया था, ठीक है, लिस्टिंग जो किया था उस लिस्टिंग में एसटी के लिस्टिंग में कौन किस पोजीशन पे आता है। क्या है ऐसा क्वेश्चन तो अभी पूछा नहीं कि जो 42 प्रकार की जो जनजाति हैं है ना, उनका लिस्टिंग स्थान उस लिस्ट में किस किस क्रम में है, लिस्ट का अभी तक पूछा नहीं है। लेकिन आप हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहिए, हर प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए ताकि आपसे आए तो आपसे लिस्टिंग में भी पता चल सके। पहले में अगरिया, दूसरे में अंध या आंध बोलते हैं, ठीक है, और सीधा 42वें में सोर है ना, जो एमपी की है। तो लिस्टिंग में एसटी में जो लिस्टिंग है पहले में जो है अगरिया को स्थान दिया है। किसको? अगरिया को स्थान दिया गया है। दूसरे में लिस्टिंग हुआ है उसमें आंध को या ओंध को स्थान दिया गया है। लेकिन 42वें नंबर का जब हम लोग स्टडी करते हैं 42वें स्थान का, तो उसमें 42वें नंबर पे सोर को स्थान दिया गया है। किसको? सोर। कई जगह सोर लिखाता है, कई जगह सोर लिखाता है और कई जगह सौर भी लिखाता है, लेकिन आप सोर को ऑथेंटिक मानिए। और ये मध्य प्रदेश की मूल जनजाति है। क्या हुआ था, राज्य गठन के समय कुछ इसका जो हिस्सा था वो राजनांदगांव के मतलब कहना चाहिए कि पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे उस समय, कवर्धा राजनांदगांव के कुछ एरिया में। तो मध्य प्रदेश की ये मूल जनजाति है। ठीक है, तो अगर लास्ट लिस्टिंग की बात आए कि भाई जो 2000 में हमने पुनर्गठन एक्ट किया था, जब लिस्टिंग किया 42 जनजातियों को, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो उस हिसाब से पहले स्थान में अगरिया है, दूसरे नंबर पे ओंध है या आंध है, और 42वें नंबर पे सोर है जो कि मध्य प्रदेश की मूल जनजाति है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस पे चर्चा कर ही रहे हैं तो ये जान लीजिए 25वें नंबर के लिस्ट में, 25वें नंबर के लिस्ट में कोलम जनजाति है। कोलम जो कि महाराष्ट्र की MH महाराष्ट्र की जनजाति है। अगर लिस्टिंग से क्वेश्चन आता है कि जनजाति को जो 42 प्रकार के समूहों में विभाजित किया गया है तो पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो पहले लिस्टिंग के पहले नंबर पे अगरिया, दूसरे में ओंध, 25वें पे कोलम और सबसे अंतिम स्थान पे 42वें पे सोर है जो कि मध्य प्रदेश की मूल जनजाति है। कोलम जो है महाराष्ट्र की मूल जनजाति है। इतना अगर प्रश्न में आए तो आपसे ये चीज़ बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बीच में एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के मैं थोड़ा रिसर्च किया था, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर इंडिया लेवल के अगर एग्ज़ाम अगर देते हैं तो जनजाति में एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आता है, ज़बरदस्त टाइप का। किस राज्य के जनजाति आदिवासी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं?
भगवान जो बुद्ध है, बुद्ध की पूजा करने वाली जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? तो आपको क्या लेना है? सबसे पहले में तो आपको लेना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये सब चीज़ें आपको किसी बुक में उतना नहीं मिलेगा, ये सब टीके वेफरों से स्टडी कर के सरकारी किताब से स्टडी करके बनाया गया है। ठीक है, और नेट से प्लस विभाग से ये डाटा तैयार किया गया है, इसीलिए ध्यान से पढ़ें, नोट करते जाएं। सबसे पहला काम आपको, यू हैव टू राइट इट नाउ। ओके, भले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट करो, या रुक जाओ फिर नोट करो, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको एक ही किताब में हर चीज़ नहीं मिलने वाला है ना। ये क्वेश्चन पूरा आपको छत्तीसगढ़ के किसी को उसमें नहीं मिलेगा कि बुद्ध को मानने वाली जनजाति या बुद्ध की पूजा करने वाली जनजाति किस राज्य में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो राज्य है जहाँ पे बुद्ध को पूजा करने वाली जनजाति देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा एक बात और जो बेसिक क्वेश्चन है हर जगह रहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो एसटी रिसर्च सेंटर है या जनजाति अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अनुसंधान या शोध केंद्र, तो अनुसंधान या शोध जो केंद्र है ना, वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसंधान केंद्र है, रायपुर में है। पूछता है जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये बात आती है कि छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत जनजाति पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में जो एसटी है 30.62% 2011 में है। ठीक, तो आपको यह एक बात आता है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है अधिकांश जो है किस प्रकार की जनजाति है, अधिकांश जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति वो किस प्रकार की जनजाति है, किस प्रकार की या किस समुदाय की है। ठीक है, तो किस प्रकार की जनजाति है आता है, तो आपको लेना है क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अधिकांश छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इनके जो मूल जनजाति थे, इनके जो वंशज थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और यहाँ आ करके बस गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अधिकांश जो है किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बहुलता छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और इनके जो पूर्वज हैं वो उधर से आ करके बसे हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन और बनता है छत्तीसगढ़ राज्य में कि जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? एसटियों की या जनजातियों की या आदिवासियों की भूमि किस जगह को कहा जाता है या किस जिले को कहा जाता है, तो आपको क्या लेना है? बस्तर। अगर जिला में पूछा तो बस्तर, संभाग में पूछा तो बस्तर। ठीक, बन जाएगा। आदिवासियों की भूमि या जनजातियों की भूमि किसको कहते हैं, तो बस्तर को कहते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है ना? सबसे बड़ा एसटी है ना, यह जनजाति समूह। मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है पहले नंबर पे कौन है? गोंड है। कौन है? गोंड है। और आपको याद होगा कि मैं बीच में एक वीडियो बनाया था, गोंड जो है वो उसकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के प्रकार में बनाया था। आप याद करो कि सबसे ज़्यादा जो जनजाति है उसकी उपजाति है, उसके ऊपर बनाया था। ठीक है, मैं बताया था गोंड है और उसकी उपजातियां हैं। जो गोंड है और उसकी उपजातियां हैं, उसकी संख्या भी मैं बताया था लमसम में 42,98,904 है। एक बार नहीं, 404 है, 404, 42,98,404 इतनी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में किसकी है? गोंड की है। ठीक, दूसरी बात, बैगा भी एक बड़ी जनजाति है, बैगा के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। तो बैगा जो है उसकी भी जनसंख्या कितनी है आपको पता होनी चाहिए। जो बैगा जनजाति है 89,000 है, लमसम में 89,000 आप लिख लेना।
ठीक है, पूरा लिखना है तो 744, 89,744 इतनी जनसंख्या 2011 के हिसाब से बैगांव की है। ये दो जनजाति को पूछा जाता है कि गोंड कितना है, उपजाति कितना है, बैगा कितना है और उसका संख्या कितना है। तो हमने बता दिया छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजाति समूह पहले नंबर पे गोंड है, फिर उपजातियां हैं। ठीक, अब उसके बाद बैगा की जनजाति कितना है तो तकरीबन 90,000 के आसपास, या लमसम में अगर पूछ दे तो 89,000। और पूरा